सोचिए जरा, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील बस कुछ ही दशकों में लगभग पूरी तरह से गायब हो जाए। नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये अरल सागर की असलियत है। आज हम इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक को समझने वाले हैं। ये सिंचाई के क्या विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं और नदियों को लेकर देशों में कैसे झगड़े होते हैं, इसे समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। और हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है 1960 की। तब अरल सागर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। इसका एरिया था 68,000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब सोचकर देखिए कि ये कितना कितना विशाल रहा होगा। और ये सिर्फ एक झील नहीं थी, ये तो पूरे इलाके की जान थी, जीवन का आधार थी। लेकिन फिर 50 साल से भी कम समय में पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई। 2007 आते आते अरल सागर अपने ओरिजिनल साइज का 90% से भी ज्यादा हिस्सा खो चुका था। ये एक ऐसा नंबर है जिस पर सच में यकीन करना मुश्किल है ना? और यही दिखाता है कि ये तबाही कितनी बड़ी थी। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि ये सागर गायब कैसे हुआ, फिर इसकी वजह क्या थी, इसके नतीजे क्या निकले, इससे देशों के बीच कैसा झगड़ा शुरू हुआ, और आखिर में हम इस पूरी कहानी से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर आते हैं, आखिर ये सागर गया कहाँ? देखिए, अरल सागर का सिकुड़ना कोई नेचुरल घटना नहीं थी, ये पूरी तरह से एक मैन मेड डिजास्टर था, मतलब इंसानों की बनाई हुई तबाही। एक्सपर्ट्स इसे इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानते हैं। ये बात कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप यूनाइटेड नेशंस के इस स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। उन्होंने इसे 20वीं सदी की सबसे चौंकाने वाली आपदा कहा था। मतलब ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल लेवल की त्रासदी थी। तो सवाल वही है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील आखिर गायब कैसे हो गई? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सिंचाई, यानी इरिगेशन। चलिए अब इस तबाही की जड़ को ही समझते हैं। अच्छा, ये मैप देखिए। अरल सागर की लाइफलाइन थी 2 बड़ी नदियां, अमू दरिया और सिर दरिया। ये दोनों नदियां ही सागर को पानी से भरती थीं। लेकिन हुआ ये कि सोवियत प्लानर्स ने एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल एम्पायर बनाने का सपना देखा, और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने इन दोनों जीवन देने वाली नदियों का रास्ता ही बदल दिया। उनका सारा पानी रेगिस्तान की तरफ मोड़ दिया। और उनका मकसद क्या था? मकसद था सफेद सोना। सोवियत यूनियन चाहता था कि सेंट्रल एशिया के सूखे रेगिस्तान को कॉटन यानी कपास की खेती के एक बहुत बड़े सेंटर में बदल दिया जाए, और इसी कपास को वो सफेद सोना कहते थे। ये एक बहुत बड़ा प्लान था जिसमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। तो इस पूरी तबाही के सेंटर में यही चीज थी जिसे हम रिवर डाइवर्जन कहते हैं। मतलब बहुत सिंपल है, पानी को उसके नेचुरल रास्ते से यानी अरल सागर तक जाने से रोक दिया गया और उसे कपास के खेतों की सिंचाई में लगा दिया गया, बस। अब सोचिए, जब आप एक पूरे सागर को उसके पानी से ही महरूम कर दें तो क्या होगा? नतीजे सिर्फ बुरे नहीं, बल्कि बहुत ही भयानक और दूर तक असर डालने वाले होते हैं। ये सिर्फ पानी के गायब होने की कहानी नहीं थी, ये तो एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों का सिलसिला था, पर्यावरण पर, इंसानों पर और इकोनॉमी पर। ये चार्ट इस तबाही की कहानी को नंबर्स में दिखाता है। देखिए, 1960 में एरिया था 68,000 स्क्वायर किलोमीटर, और फिर हर दशक में ये कैसे लगातार घटता चला गया। 2007 तक ये 7,000 से भी कम रह गया। इससे पता चलता है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। इस एक गलती ने एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, जिसका असर 3 बड़े एरियाज पर पड़ा। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं, एनवायरमेंटल, ह्यूमन और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो सबसे पहले पर्यावरण पर असर, वो तो एकदम विनाशकारी था। जैसे जैसे पानी कम हुआ, सागर का खारापन यानी सलाइनिटी 10 गुना बढ़ गई। नतीजा, पानी में रहने वाली सभी 24 तरह की लोकल मछलियां खत्म हो गईं। जो समुद्री सतह सूखकर बाहर आ गई, वो एक नया जहरीला रेगिस्तान बन गया, जिसे अरालकम कहते हैं। और तो और इलाके का मौसम भी बदल गया। गर्मियां पहले से ज्यादा गर्म और सर्दियां और ज्यादा ठंडी हो गई। इंसानों पर इसका असर शायद सबसे ज्यादा भयानक था। सूखे हुए समुद्र की जमीन से जहरीली धूल और केमिकल्स वाली आंधियां उठने लगी, जो आसपास के शहरों और गांवों पर छा जाती थी। इससे लोगों में सांस की बीमारियां, कैंसर और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ने लगी। करीब 7 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा,
और यहाँ के काराकल्पकस्तान इलाके में बच्चों की मृत्यु दर दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक हो गई। और आखिर में इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एक जमाने में यहाँ मछली पकड़ने का बिजनेस बहुत बड़ा था, जिससे लगभग 60,000 लोगों को रोजगार मिलता था। वो बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो गया। जो पोर्ट सिटीज थीं, मतलब बंदरगाह वाले शहर, वो आज पानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच में खड़े हैं, जैसे कोई भूतिया शहर हो। और नमक जमा होने से खेती की जमीन भी बर्बाद हो गई। चलिए अब आते हैं एक और बहुत जरूरी टॉपिक पर, खासकर एग्जाम के लिहाज से, जियोपॉलिटिकल रिवर कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी नदियों को लेकर देशों के बीच झगड़ा। अरल सागर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, इसने आज भी जारी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स झगड़े को जन्म दिया है, जिसे हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये डायग्राम इस पूरे झगड़े को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, किर्गिस्तान जैसे देश अपस्ट्रीम है, मतलब वो पहाड़ों में ऊपर की तरफ हैं, जहां से नदियां निकलती हैं, तो पानी पर उनका कंट्रोल है। और उज़्बेकिस्तान जैसे देश डाउनस्ट्रीम हैं, यानी नीचे की तरफ, और वो खेती के लिए उसी पानी पर निर्भर हैं। अब मुश्किल ये है कि एक को सर्दियों में बिजली बनाने के लिए पानी चाहिए, तो दूसरे को गर्मियों में अपनी फसलों के लिए। अब ये टेबल देखिए, ये टकराव को और साफ कर देती है। पता है, सोवियत यूनियन के टाइम में एक सिस्टम था। किर्गिस्तान गर्मियों में उज़्बेकिस्तान के लिए पानी छोड़ता था, और बदले में उज़्बेकिस्तान सर्दियों में किर्गिस्तान को गर्म रखने के लिए गैस और कोयला देता था। एक तरह का लेन देन था। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा, ये पूरा सिस्टम भी टूट गया, और यहीं से असली टेंशन शुरू हुई। और ये टेंशन कोई पुरानी बात नहीं है। अभी हाल ही में जब किर्गिस्तान के एक सांसद ने खुलेआम कह दिया कि डाउनस्ट्रीम देशों को पानी के लिए पैसे देने चाहिए, तो इस बात पर एक बड़ा डिप्लोमेटिक बवाल खड़ा हो गया। इससे पता चलता है कि ये मुद्दा आज भी कितना सेंसिटिव है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए फटाफट इस 7 साल की कहानी की टाइमलाइन देख लेते हैं। शुरुआत हुई 1960 में सोवियत प्रोजेक्ट से, 1989 में सागर 2 हिस्सों में बंट गया, 2005 में उत्तरी अरल को बचाने के लिए एक डैम बना, और आज भी पानी को लेकर ये विवाद चल रहा है। तो आखिर हम इस पूरी कहानी से सीखते क्या हैं? हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है, एक खोए हुए समंदर से मिले सबक और इस रीजन का भविष्य क्या है। देखिए, कुछ उम्मीद की किरणें जरूर हैं। जैसे कजाकिस्तान ने कोक अरल डैम बनाकर उत्तरी अरल सागर के एक छोटे हिस्से को फिर से जिंदा कर दिया है। ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन मुश्किलें अभी भी बहुत बड़ी हैं। इन देशों के बीच आपसी सहयोग बहुत कमजोर है, और सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिनसे इन नदियों में पानी आता है। यूनाइटेड नेशंस की ये एक्सपर्ट गवाही आज की हकीकत को बयां करती है। अरल सागर की तबाही का असर आज भी फैल रहा है। जहरीले नमक की बारिश अब सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फसलों और लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। तो आखिर में अरल सागर की कहानी सिर्फ इतिहास का एक दुखद पन्ना नहीं है, ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अरल सागर तो इंसानों की बनाई हुई एक आपदा थी, लेकिन अब जब क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो दुनिया के और कौन से कुदरती अजूबे अगले खतरे का सामना कर रहे हैं?